नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 19 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी, दिलीप नहीं होता दलीप होता है, ये दलीप होगा, दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब ये किस टीम ने जीत लिया है? इसको जीता है सेंट्रल जोन ने। किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। तो दलीप ट्रॉफी जो होता है आयोजित किया गया इस बार इसका, ठीक है, सेंट्रल जोन ने इसको जीत लिया है। फाइनल मुकाबला किसके बीच में रहा? सेंट्रल जोन और साउथ जोन के बीच में रहा है, क्योंकि सेंट्रल जोन ने इसको 6 विकेट से मतलब हराया, मतलब 6 विकेट से जीत लिया। विजेता वही सेंट्रल जोन हो गया और इनका ये 7वां, मतलब इन्होंने 7वीं बार सेंट्रल जोन में दलीप ट्रॉफी को जीता है। और हारा कौन? तो साउथ जोन हारा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो सारांश जैन रहे हैं सेंट्रल जोन के। नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन इन सितंबर 2025। ये किया गया है डॉक्टर सीमा सामी बाहोस को। नाम इनका क्या हो जाएगा? डॉक्टर सामी बाहोस। तभी हाल ही में जॉर्डन की अनुभवी राजनयिक डॉक्टर सीमा सामी बाहोस को संयुक्त राष्ट्र महिला यानी यूएन वुमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। ये इनका सेकंड टेन्योर है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, उनकी पुनर्नियुक्ति की घोषणा अभी संयुक्त राष्ट्र के जो हेड हैं वर्तमान में, महासचिव हैं, कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। बाकी हम लोग संयुक्त राष्ट्र महिला की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अच्छा, कार्यशील की बात करेंगे, मतलब कार्य करना कब स्टार्ट किया इन्होंने, यूएन महिला ने? तो 2011 में स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यूएन वुमेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों, उनकी समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समरकंद में आयोजित पुरुष वर्ग फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? इसको जीता है अनीश गिरी ने। फोटो में आपको दिख रहे हैं अनीश गिरी। तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब ये किसने जीता? तो अनीश गिरी ने जीता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। उज्बेकिस्तान में समरकंद, इसका आयोजन इस बार कहां पर हुआ है? ये सही से होगा, ये आयोजन की बात करेंगे इस टूर्नामेंट का आयोजन, तो यही हुआ उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ है। लेकिन है कहाँ का? ये स्विट्जरलैंड का है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का हो गया है, ठीक है। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था पुरुष और महिला दोनों कैटेगरियों का, आप लिख लीजिए। महिला में जीती हैं आर वैशाली। कौन जीती हैं? आर वैशाली जीती हैं, भारत की हैं। और पुरुष में कौन? तो यही हो गए अनीश गिरी, जो हमने आज पढ़ा, अनीश गिरी, ये पुरुष में जीते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। जीता कौन है, आयोजन कहाँ हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो बेंगलुरु में है उसके साथ मिलकर किस प्रकार की बैटरी विकसित किया है? तो एल्यूमिनियम आयन बैटरी को विकसित किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। बाकी आप लोग लिथियम आयन बैटरी का नाम सुने होंगे, ये एल्यूमिनियम आयन बैटरी है। तो अभी हाल ही में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस CENS बेंगलुरु और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने मिलकर एक लचीली, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल एल्यूमिनियम आयन बैटरी को विकसित किया है, ठीक है। इसको 150 बार चार्ज डिस्चार्ज चक्रों के, मतलब इसको साइकिल में लगातार 150 बार चार्ज डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद भी यह अपनी क्षमता का 96.77% से अधिक, मतलब तब उसके बाद भी चार्ज था। इसके बारे में चलिए और आगे देखते हैं। अगर हम लोग एल्यूमिनियम आयन बैटरी की बात करेंगे, इसकी खास बात की लचीलापन, तो इसे मोड़ा या फोल्ड किया जा सकता है, जिससे यह पहनने योग्य उपकरणों के लिए भी उपयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। सुरक्षा की बात करेंगे तो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में यह, ठीक है, अधिक सुरक्षित होता है, सस्ता और टिकाऊ है। ये एल्यूमिनियम पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मतलब इसकी जो बहुत ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम अर्थ पर, ठीक है, इसलिए सस्ता होगा, जिससे यह उत्पादन में सस्ता पड़ता है। पर्यावरण अनुकूल की बात करेंगे तो इसके निपटान से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम कम हो जाते हैं, तो ये सब इसके फायदे रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में
किस संस्था को पोस अधिनियम 2013 के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज को। क्या है ये, आगे देखते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को पोस्ट का मतलब ये 2013 में एक अधिनियम आया था जो कि महिलाओं की यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके दायरे में बाहर रखने का आदेश दिया है। क्यों दिया है ऐसा आदेश? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आती है, देख लेते हैं पहले क्या है निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका आती है उस याचिका को खारिज कर दिया और क्या कहा है, जिसमें राजनीतिक दलों को पोस्ट एक्ट के तहत लाने की मांग की गई थी। मतलब एक महिला के खिलाफ था कुछ बात वहां पर, तो उसको याचिका डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। मतलब उस बात को नहीं रिजेक्ट किया है, इसको क्या कर दिया है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके यहाँ पे ना तो कोई नौकरी मिल रही होती है, ना तो कोई मतलब जबरदस्ती को आपको लेके जा रहा है वहां पे कोई, आप अपनी मर्जी से गए हैं और पैसा वगैरह नहीं मिल रहा या फिर कोई स्किल वहां पर कोई नहीं सीख रहा है, इसलिए उसको इस पोस्ट वाली कैटेगरी से बाहर रखा गया है। ठीक है, बाकी आधार की बात करेंगे तो कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल वही कार्यस्थल की परिभाषा में नहीं आता, मतलब वहां पे कोई काम नहीं होता है जिससे मतलब रोजगार मिले किसी को, क्योंकि एक सदस्य का राजनीतिक दल में शामिल होना नौकरी या रोजगार नहीं होता है, वो अपनी स्वेच्छा से होता है। इसलिए उसमें ये जो पोस्ट वाला यौन उत्पीड़न एक्ट है ये इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, बाकी नियोक्ता कर्मचारी संबंध, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दल और उनके सदस्यों या कार्यकर्ताओं के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्यों ऐसा, मतलब ये जो पोस्ट एक्ट है 2013 वाला, क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है? तो इसमें ब्लैकमेलिंग की आशंका हो सकती है। कोर्ट ने यह भी मतलब आशंका जताई है कि अगर राजनीतिक दलों को इस कानून के दायरे में लाया गया तो यह ब्लैकमेल करने के लिए एक जरिया बन जाएगा, झूठे ही जाए कोई फंसा देगा कि इन्होंने ऐसा किया है और उसकी छवि खराब होगी, तो इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा वहां पर। बाकी कंक्लूजन क्या निकला इसका? तो इस फैसले का मतलब है कि राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न के लिए मामले पोस्ट एक्ट के तहत कवर नहीं होंगे। हालांकि पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत कानूनी सहारा ले सकती हैं। ठीक है, ये पूरा है मैटर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित पनडुब्बी बचाव अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 की इसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका हो रहा है आयोजन सिंगापुर में, और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब बायलैटरल है ये, मतलब ढेर सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। तो इसका मेजबान देश कौन है? सिंगापुर में। इस बार इसका यह 9th नंबर का एडिशन है। भाग लेने वाले देशों की बात करेंगे, भारत सहित इसमें 40 से अधिक देश इसमें भाग ले रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत की भागीदारी की बात करेंगे तो भारत की ओर से भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसबी INS निस्तार ने इसमें भाग लिया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसकी शुरुआत किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के साथ शुरू किया गया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है देश भर में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को बेहतर बनाना। बाकी यहीं पर कुछ और पहल को स्टार्ट किया गया है। तो पहला तो है आपका ये हो जाएगा, माइक सही कर लेता हूँ, हाँ। तो पहला सुमन सखी चैटबॉट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आदि कर्मयोगी अभियान, आदिवासी क्षेत्रों में सेवा उन्मूलन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, आदि कर्मयोगी अभियान को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करेंगे, 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता हस्तांतरित की गई है इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना, इसका उद्घाटन किसने किया अभी हाल ही में? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? रेखा गुप्ता, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। यह केंद्र दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में स्थित है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो यह केंद्र विशेष रूप से महिलाओं में होने वाले कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है। इसकी अगर स्पेशलिटी की बात करेंगे, विशेषताओं की, तो यह एशिया का पहला महिला समर्पित कैंसर केंद्र है जो अत्याधुनिक तकनीक और दयालु देखभाल का संयोजन करता है।
और अगर बात करें विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कैंसर जो होता है, ठीक है, इसकी स्टडी क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए। कैंसर होता है क्यों है, तो कैंसर जो होता है, अगर शरीर में हमारा जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब सेल टूटना नहीं, सेल का बनना होता है, अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में होने लगे, मतलब जितना आ सकता है उससे ज्यादा बनने लगे, तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 25 में किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, ये किया है बिहार के मुजफ्फरपुर ने। तो आयोजक कौन रहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डीएसटी, भारत सरकार इसका आयोजक रहा है। जहां पर ये रैंकिंग हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्कूली छात्रों में नवाचार यानी इनोवेशन, रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। किसके लिए है, 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन आया है इसमें, मुजफ्फरपुर जिला आया है बिहार का, देश में पहले स्थान पर रहा है ये। इसने 7403 नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर ने। सेकंड पे आपका बेंगलुरु रहा है, कर्नाटका का, ध्यान रखें आप लोग इसको। अच्छा, इसमें पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो प्रत्येक चयनित छात्र को 10,000 का पुरस्कार मिलता है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में, ठीक है, और डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है ताकि वह अपने प्रोटोटाइप मॉडल बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के लेखक कौन हैं, तो रवि के मिश्रा हैं इसके लेखक। तो लेखक डॉक्टर रवि के मिश्रा जो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के संयुक्त निदेशक और एक इतिहासकार हैं। पुस्तक का विषय की बात करेंगे, यह पुस्तक भारत में जनसंख्या प्रतिनिधित्व और भविष्य में होने वाले परिसीमन के बीच जटिल संबंध पर आधारित है। अब ये परिसीमन क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो परिसीमन का मतलब है कि किसी देश या राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, कि किसकी बाउंड्री कहाँ है, लोकसभा हो गए या विधानसभा हो गया, तो उसकी बाउंड्री तय करने को हम लोग परिसीमन बोलते हैं। यह प्रक्रिया हर जनगणना के बाद की जाती है ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, उसे परिसीमन बोलते हैं। बाकी आज का क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 वाला। जवाब में छापिए इसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है और इंडिया की रैंक इसमें क्या रही है, ये आपको दोनों छापने हैं कमेंट में। बाकी आज हम लोगों ने जो 2 वन लाइन क्वेश्चन करते हैं उन्हें नहीं किया आज, ठीक है, और ध्यान रखिए अपना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।